राजा भीम सिंह और रानी पार्वती अपने पुत्र पारस के साथ एक महल में बहुत खुशी से रह रहे थे। वे अधिकांश समय उसके साथ बिताते थे, लेकिन रानी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिससे वह राजकुमार पारस की ठीक से देखभाल नहीं कर पाती थी। मैं सोच रहा था कि हम किसी को क्यों नहीं रखते जो हमारे बेटे की देखभाल करे और 24 घंटे उस पर ध्यान दे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के हाथों बड़ा होने पर मजबूर हो, लेकिन हम लाचार हैं। मैं कल ही घोषणा करूंगी कि राजकुमार पारस के लिए एक नैनी की जरूरत है। अगले ही दिन एक महिला अपनी छोटी बेटी के साथ राजा के पास आती है। मेरा नाम शैलजा है। आपको प्रिंस पारस के लिए एक नैनी की जरूरत थी, सही? मैं यह काम बहुत अच्छे से करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 4 दिन के लिए रखूंगा और देखूंगा। उसके बाद ही मैं कोई निर्णय लूंगा। लेकिन तुम अपनी बेटी को कहाँ छोड़ोगी? कोई परेशानी नहीं महाराज, वह घर पर अकेली रहेगी। नहीं, उसे अकेला छोड़ने की जरूरत नहीं है। कम से कम यह आपकी आंखों के सामने रहेगा। आप महान हैं महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। अगले दिन से शैलजा अपनी 2 साल की बेटी लीला के साथ महल में आने लगती है। वह राजकुमार पारस की बहुत अच्छी देखभाल करती है। कुछ ही समय में पारस और लीला बन गए बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक शैलजा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा और रानी लीला को एक बेटी की तरह मानने लगते हैं। जल्द ही वे दोनों बड़े हो गए और एक दिन रानी लीला से बात करती है। आपके खेल कूद के दिन चले गए हैं। क्या हुआ महारानी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्योंकि हमने राजकुमारी नयनतारा को राजकुमार पारस के लिए पसंद किया है। वे जल्द ही शादी करने वाले हैं और शादी के बाद वह आपके साथ एक छोटे बच्चे की तरह नहीं खेलेंगे। यह सुनकर लीला उदास हो जाती है। वह घर लौटती है और खुद को आईने में देखने लगती है। आईने में लीला की छवि पूरी तरह से अलग है। वह एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक जहरीली लड़की है। अब समय आ गया है लीला, मुझे वह कार्य पूरा करना होगा जो मेरी माँ ने अपनी मृत्यु के समय मुझे सौंपा था। मैं उस नयनतारा को राजकुमार पारस की शादी में शामिल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। लीला अगले 2 दिनों तक महल नहीं जाती, जिससे प्रिंस पेरिस चिंतित हो जाता है और अपने मित्र लीला के घर पहुंचता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम महल क्यों नहीं आ रहे हो? रानी ने कहा कि आप शादी करने जा रहे हैं। तो क्या? So what? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम क्या कह रही हो लीला? हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। लीला की इस हरकत से राजकुमार पारस नाराज हो जाते हैं। वह लीला को जोर से पीछे धकेल देते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। अपना होश संभालो लीला, ऐसा लगता है कि तुम भूल गई हो कि मैं एक राजकुमार हूँ और तुम। मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। मुझे माफ करो, मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। मैं अपने विष को राजकुमार की नसों तक पहुंचाऊंगा। राजकुमार अपने महल लौटता है और लीला के कार्यों के बारे में किसी को नहीं बताता। यहाँ प्रिंस पारस गुप्त रूप से राजकुमारी नयनतारा से विवाह कर लेते हैं, लेकिन जब लीला को इस बारे में पता चलता है तो वह तुरंत महल पहुँचती है और अपनी गलती के लिए प्रिंस पारस से माफी मांगने लगती है। प्रिंस पारस उसे माफ कर देते हैं, लेकिन वहाँ से एक खलनायक की चालें शुरू होती हैं। एक दिन नयनतारा बालकनी पर खड़ी है और महाराज रानी के साथ नीचे खड़े होकर बात कर रहे हैं। लीला दूर से नयनतारा के पास रखे गमले को देख रही है। उसकी आंखों में इतनी शक्ति है कि गमला नीचे गिर जाता है और लीला कम से कम गमले को महाराज के सिर पर गिरने से रोक लेती है। हे भगवान, वह क्या है? क्या आप ठीक हैं महाराज? हाँ, वह निशान ऊपर से कैसे गिरा? राजकुमारी नयनतारा ऊपर खड़ी थी महाराज, उसके ऊपर होने के बावजूद वह निशान कैसे गिरा? यह कहकर लीला एक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है। राजा और रानी दोनों चिंतित आंखों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। रात को जब खाने का समय होने वाला होता है, लीला नयनतारा के पास आती है और बोलना शुरू करती है। प्रिंस पेरिस ने चावल की खीर खाए हुए इतने दिन हो गए। तुम्हारी शादी से पहले वह मेरे द्वारा बनाई गई चावल की खीर बहुत खाया करते थे, वे दिन थे। यह कहकर लीला वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाती है और नयनतारा विचारों में खो जाती है। बिना किसी को कुछ बताए वह रसोई में चावल की खीर बनाने के लिए जाती है और खुद ही राजकुमार के लिए चावल की खीर बनाने लगती है। हे प्रिंसेस, क्या आप यहाँ कुक हैं? ये आप पर सूट नहीं करता। क्या मैं अपने पति के लिए अपने हाथों से खीर भी नहीं बना सकती? चावल की खीर? अरे मैं चावल की खीर लाऊंगा। अब आप सबके साथ बाहर बैठिए। जब नयनतारा जाती है
लीला चावल की खीर में अपनी उंगली चलाने लगती है। फिर वह नकली खीर बनाकर उसे बाहर ले आती है। आज राजकुमारी ने राजकुमार के लिए अपने हाथों से चावल की खीर बनाई है। इसे चखें और बताएं कि यह कैसा बना है। अरे वाह नयनतारा, तुमने मुझे नहीं बताया। बस सोचा कुछ किए बिना बताए। लीला अपने हाथों से सभी को खीर परोसने लगती है। सभी बड़े चाव से खीर खाने लगते हैं। जैसे ही प्रिंस पारस खीर खाना शुरू करते हैं, लीला उन्हें रोक देती है। अरे उसी व्यक्ति के हाथ से खाओ जिसने मिठाई बनाई है। राजकुमारी, पहले ये मिठाई खाओ और फिर राजकुमार को खिलाओ। कहा गया है कि खाना साझा करने से प्यार बढ़ता है। हाँ, लीला बिल्कुल सही है। राजकुमारी खुद प्रत्येक सरप्राइज पुडिंग चाहती है और इसे राजकुमार पारस को खिलाती है। लीला यह देखकर बहुत रोमांचित होती है। राजकुमार पारस को भी मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन कुछ समय बाद कुछ अजीब होने लगता है। उसका सिर घूमने लगता है, आंखों में पानी आने लगता है, शरीर नीला पड़ने लगता है और फिर वह बेहोश हो जाता है। बेटा, मेरे बेटे को क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी से राजकुमार पारस को उनके कमरे में लिटा दिया जाता है। डॉक्टर आते हैं और राजकुमार पारस का अच्छी तरह से निरीक्षण करते हैं और फिर महाराज को निजी में बताते हैं। राजकुमार के शरीर में किसी विषैली लड़की का विष है। विष अधिक नहीं है, ऐसा लगता है कि उसने उसे विष खिलाया था। महाराज, यह गंभीर है। यह सुनकर महाराजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम क्या कह रहे हो? जहर कन्या? हाँ, जहर कन्या। जहर कन्या एक लड़की है जिसे बचपन से जहर दिया गया है। उसके शरीर में इतना जहर है कि अगर वह खाने की चीज में झूठ भी मिलाएगी तो वह भी जहरीला हो जाएगा। पॉइजन मैडम देखने में बहुत सुंदर है, नृत्य और संगीत में निपुण है। यह गंभीर है महाराज, कृपया इस बारे में कुछ करें। जहरीली कन्या? मेरे महल में जहरीली कन्या? तुम्हें सतर्क रहना चाहिए महाराज, क्योंकि अगर वह इस महल में आ गई है तो वह सब कुछ नष्ट कर देगी। वह किसी अभिशाप से कम नहीं है। वैजी वहां से चली जाती है, लेकिन महाराज यह सोचकर चिंतित हो जाते हैं कि विषकन्या कौन है। जब वह रानी को इसके बारे में बताते हैं तो वह भी चिंतित हो जाती है। याद है उस दिन फूलदान आपके ऊपर गिरा था और फिर मैं सीढ़ियों से फिसलने वाला था। सीढ़ियों पर तेल था और उस तेल की खुशबू नयनतारा के हाथों से आ रही थी। प्रिंस पारस ने हमारे सामने प्रिंसेस नयनतारा का नकली यहाँ खाया है। ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस नयनतारा ही विषकन्या है। लीला बाहर खड़ी होकर यह सब सुन रही है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। राजा नयनतारा को बांधकर कोठरी में डाल देता है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी क्या गलती है? अंततः लीला अपने लक्ष्य में सफल हो जाती है। वह राजकुमारी के कपड़े और गहने पहनकर राजकुमार पारस के कमरे में जाती है, जहां वह आंखें बंद करके आराम कर रहे हैं। उस समय वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है। जब प्रिंस पारस अपनी आंखें खोलते हैं, पायल की आवाज के कारण उनके सामने एक विषकन्या को देखकर उनकी सुध बुद्ध खो जाती है। राजकुमार, मैं आ गया हूँ। आप मेरी प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे, है ना? देखो, मैं यहाँ हूँ। अब कोई आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। तुम बहुत सुंदर हो। विषकन्या आकर राजकुमार पारस के पास बैठती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद वह राजकुमार पारस की गर्दन पर काटकर अपना जहर उसके शरीर में डालने ही वाली होती है कि तभी उसे पीछे से जोर से धक्का लगता है और वह गिर जाती है। नयनतारा, तुम्हें तो कैद कर लिया गया था, सही? विषकन्या यह प्रश्न नयनतारा से पूछने ही वाली है, तभी रानी पीछे से आकर विषकन्या से यह कहती हैं, हाँ, लेकिन वह तुम्हारी सच्चाई को उजागर करने के लिए हमारी एक चाल थी। तुमने क्या सोचा? सब कुछ इतना आसान था? मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चे के आसपास छिपे हुए खतरे को महसूस कर सकती हूँ। पहले मेरा शक नयनतारा पर था, लेकिन यह अच्छा है कि कल मेरी गलती से तुम्हारा हाथ कट गया। तुम्हारी रगों में खून नहीं बल्कि जहर है, मैंने यह साफ देखा था। सैनिकों, उसे बांध दो। राजा के सैनिक तुरंत आते हैं और विषकन्या को पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने जहर से सबको मार दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विषकन्या का जहर केवल उसी व्यक्ति के लिए है जिसे वह अपना बनाना चाहती है। तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना, तुम्हें कभी अय्या की बेटी की तरह नहीं माना। मेरी माँ एक विषकन्या थी जिन्हें एक अन्य राज्य के राजा ने आपको मारने के लिए भेजा था, लेकिन एक दिन अचानक मर गईं। मुझे यह कार्य सौंपा गया ताकि मैं राजकुमार पारस को मार सकूं। अगले दिन विषकन्या को सबके सामने खड़ा किया जाता है और उसे मारने का आदेश दिया जाता है, लेकिन जैसे ही जल्लाद उसका सिर काटने लगता है, राजकुमार पारस वहां आते हैं और रोक देते हैं। नहीं, वह मेरी बचपन की दोस्त है, कोई उसे छुएगा नहीं।
उससे दूर रहो। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुम मुझे बचा रहे हो। यह मेरे और एक जहरीली लड़की के बीच का अंतर है। मैं हमेशा अपनी दोस्ती निभाऊंगा। राजकुमार के आदेश पर विषकन्या को रिहा कर दिया जाता है। विषकन्या वहां से सिर झुकाकर शर्मिंदगी में चली जाती है और अपनी पूरी जिंदगी एक सामान्य लड़की की तरह जीने लगती है और कभी फिर से विषकन्या बनकर नहीं लौटती।